नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल शाम को एक खबर हमने आपको दिखाई थी, माफ करना, कल शाम को एक खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें यूपी के प्रयागराज जिले में एक 17 साल की छात्रा साक्षी यादव जो 11वीं में पढ़ती थी, 10 नवंबर की सुबह अपने स्कूल जाती है और स्कूल के बाद से वो वापस लौट कर नहीं आती है। 15 तारीख को युवती का लाश एक वहां से स्कूल से काफी दूर एक सुनसान बाग इलाके में दफन मिलती है। लाश की निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो बड़ी ही बेदर्दी से छात्रा की हत्या की बात सामने आती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि छात्रा को पहले गला घोटा गया, फिर उसकी गर्दन पर चाकू से 8 बार वार कर उसकी हत्या की गई और आखिर में उसकी लाश को दफन कर दिया गया। पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी। आखिरकार जब लाश मिली उसके 2 दिन बाद, मतलब 24 घंटे के अंदर ही पुलिस जो है हत्यारे तक पहुंच गई और हत्यारा कोई और नहीं, वो शख्स निकला। साक्षी को हमेशा दिनों रात इस बात का दावा या मतलब कहें एक तरीके से उससे वादा करता था कि मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए कहे अपनी जान भी दे सकता हूं, और उसी ने साक्षी की जान ले ली। पुलिस ने हत्यारे दीपक उर्फ हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दीपक उर्फ हर्षवर्धन ये सेना का जवान है, आर्मी मैन है, और इसने ही बड़ी ही बेदर्दी से बड़ी प्लानिंग के तहत पहले गला घोटा, फिर चाकू से वार कर उसका गला काटा और इसके बाद उसकी लाश को वहीं दफना दिया और फिर अपने घर चला गया। दीपक को इतना भरोसा था कि कोई भी साक्षी की लाश को खोज नहीं पाएगा, इसकी वजह से न वो अपने घर से भागा, ना ही अपनी पोस्टिंग के लिए गया। आराम से पिछले 6 दिनों से दीपक घर पर मौजूद था और दीपक को इस बात का एकदम पूरा यकीन था कि कभी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन दीपक का ये ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। पुलिस ने दीपक को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके बाद पूछताछ हुई, सर्विलांस के रिकॉर्ड पुलिस ने दिखाए, फोन की चैटिंग की रिकॉर्ड जो है पुलिस ने दिखाया। इसके बाद दीपक टूट गया और दीपक ने कबूला कि हाँ, उसने ही 17 साल की साक्षी की बड़ी बेदर्दी से हत्या की। हत्या की वजह जो दीपक ने बताई, कुछ लोग उससे सहमत हैं, कुछ लोग उससे असहमत। दीपक ने बताया कि साक्षी मेरे पीछे पड़ी थी, मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी और इसी वजह से मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था और मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन साक्षी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम किसी और से शादी करोगे तो मैं फिर तुम्हारी शिकायत जो है पुलिस में कर दूंगी और फिर तुम फंस जाओगे। लिहाजा साक्षी से पीछा छुड़ाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इस वजह से मैंने पूरी प्लानिंग कर साक्षी की हत्या की और फिर उसकी लाश को ऐसी जगह गाड़ा जिससे मुझे यकीन था कि यहां पर ना कोई आएगा और न ही साक्षी के बारे में कोई जान पाएगा। बहरहाल प्रयागराज पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के अंदर कर दिया। देखिए, 10 तारीख को साक्षी लापता हुई थी, 15 तारीख को जो है साक्षी की लाश मिली। लाश मिलने के बाद वहीं से कुछ दूरी पर ही साक्षी का बैग मिला। साक्षी के बैग में एक किताब में बड़ी ही एक अहम सुराग उस कॉपी से मिला। उस कॉपी में दीपक का नंबर और नाम लिखा था। ये चीज जो थी पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुई और जिसके बाद पुलिस जो है वो सीधे दीपक के घर पहुंची और वहां से उसे दबोच लिया। इसके बाद तो फिर सब कुछ जब पुलिस ने कच्चा छिट्टा खोलना शुरू किया, जो साक्षी का मोबाइल था उससे कुछ अहम सबूत मिले। इसके अलावा कई सीसीटीवी कैमरे मिले जिसमें दीपक साक्षी को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता हुआ दिख रहा है। इसकी तस्वीर हमने आपको डाली। चलिए पूरी घटनाक्रम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, खबर सबने को आपको अब तक मिल चुकी होगी, लेकिन विस्तार से खबर चूंकि हम बताते हैं इसलिए आप लोग हमारी खबर का इंतजार करते हैं, तो हम आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे दीपक और हर्षवर्धन मिलते हैं। दीपक उर्फ हर्षवर्धन जो है वो साक्षी से मिलता है, कैसे इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है और आखिर ये प्रेम कहानी इस मोड़ पर क्यों आ जाती है कि दीपक को अपनी प्रेमिका की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या करना पड़ती है, उसकी क्या वजह थी। तो
जैसा कि आपको पता है कि 10 नवंबर को साक्षी लापता थी, ये तो सब पूरा आपको पता ही है, हमने डिटेल में बता ही दिया। 10 नवंबर को कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाली 11, एक थोड़ा सा रिकाय बताते ताकि जो लोग शायद कल वाली खबर नहीं देखे हैं, आज खबर देखे तो उन्हें पता चल जाए। यूपी के प्रयागराज जिले की घटना है। 10 नवंबर को कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाली 11वीं में पढ़ने वाली साक्षी जो यादव है, स्कूल जाने के बाद से लापता हो गई थी। इसके बाद उसके घर वाले खोजते रहे लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। 15 नवंबर को थरवई के लखरावा गांव के पास जो है, जो कुत्ते लोग हैं जो उस बाग में मौजूद थे, वहां वो गड्ढा है जैसा खोद रहे थे। जब लोगों ने इस चीज को देखा तो उन्हें लगा कुछ मामला संदिग्ध। इस दौरान जब कुछ लोग वहां करीब पहुंचे तो उन्हें एक हाथ जो है जमीन से बाहर निकलता हुआ दिखा। हाथ देखते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आप इस वीडियो में देखो, ऊपर ऊपर जो है कितने लोग जमा है और नीचे लाश गड़ी थी। सब कोई जानना चाहता था कि आखिर ये लाश है किसकी। तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को खोजती है और 10 तारीख को जो लापता लड़की की सूचना मिलती है कि उससे ये चेहरा इसका हूबहू मिलता जुलता है। जो इसके फूफा के घर पे ये रहती थी, कैंट थाना में इसके फूफा हवलदार थे, तो उनको बुलाया जाता है। उसकी लड़की के पिता और माँ को बुलाया जाता है। वो पहचान करते कि हाँ ये हमारी बेटी साक्षी बन गई। इसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड की टीम सूंघते सूंघते जो है वो लड़की के बैग तक पहुंचे। मतलब वहां से जहां लड़की की लाश मिली थी वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूर पर ही लड़की का छात्रा यानी साक्षी का बैग मिलता है। उस बैग से कुछ अहम चीजें मिलती है, जैसे कॉपी किताब, इसके अलावा सिंदूर की डिब्बिया, एक छोटा सा शीशा मिलता है। पुलिस ने जब किताबों को खंगाला तो उस किताबों में एक नाम लिखा हुआ था। नाम था दीपक का, दीपक उर्फ हर्षवर्धन। दीपक लिखा था, उसके अलावा लिखा था एक नंबर। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि चलो किताबें हैं ठीक है, शीशा है समझ में आता है, सिंदूर की डिब्बिया उस वक्त बैग में क्या कर रही थी। लिहाजा पुलिस को यह लगा कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा तो हुआ जरूर है। इसके अलावा पुलिस को साक्षी के मोबाइल से इंस्टाग्राम में चैटिंग से 2 अहम मैसेज मिले। ज्यादातर मैसेज डिलीट थे लेकिन फिर भी 2 मैसेज ऐसे थे जो डिलीट नहीं हो पाए थे। इसमें था, एक था आई लव यू और दूसरे में लिखा था जान। घटना के बाद पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र समेत अन्य चौराहे की सीसीटीवी कैमरा खंगाले। इस दौरान पुलिस को बालसन चौराहे पर बाइक सवार एक आरोपी दिखा जिसमें एक युवती पीछे बैठी हुई थी। उसके नंबर को पुलिस ने जब ट्रेस किया तो पता चला ये नंबर जो है दीपक नाम के युवक पर रजिस्टर है। लड़की के किताब में नाम दीपक, बाइक का नाम रजिस्टर दीपक और दीपक का ही वो नंबर था जिसके नंबर पर ये चैटिंग होती थी। पुलिस को अब समझने में देर नहीं लगी कि जो कड़ियां हैं वो कहां लेके जा रही, दीपक की तरफ लेके जा रही। इसके बाद पुलिस अपने मुखबिरों को तंत्र मतलब एक्टिव कराती है और दीपक का पता लगा देती है। पुलिस को पता चलता है कि थरवई थाना क्षेत्र के गांव कुसुंगुर गांव है, माफ करना अगर नाव का नाम हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुसुंगुर बता रहे हैं, कुसुंगुर गांव था और उसी गांव का रहने वाला था दीपक। पुलिस ने दीपक को पुराना पुल मनसईता नदी के पास से दबोच लिया और इसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल फावड़ा, चाकू और बाइक को बरामद कर लिया। अच्छा, मिस्टर लबी सिंह कर रहे हैं, अभी वो नाबालिग थी, उसको पढ़ना लिखना छोड़कर शादी की पड़ी क्यों थी, मारा क्यों इसने, वो तभी बच्ची थी, उसको समझा देता प्यार से। हाँ लबी सिंह, अभी सब हम इस चीज के मामले में बताते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे, उन कमेंटों को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक। तो पुलिस ने वो बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक जो है दीपक उर्फ हर्षवर्धन इतना कॉन्फिडेंस में था कि उसे लगा था कि पुलिस कभी इस केस को सुलझा नहीं पाएगी। एक तो उसको ये था कि पुलिस को साक्षी की लाश ही कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन बस जल्दबाजी में चूंकि उसने ये लाश को दफनाया था इसकी वजह से वो लाश का हाथ छूट गया और जो कि कुत्ते जो है घूमते रहते हैं और वो सूंघते सूंघते कुत्ते वहां पहुंच गए और जब वहां कई सारे कुत्ते इकट्ठा हुए तो लोगों का बाई चांस ना चाहते हुए उधर ध्यान गया कि आखिर क्या मामला, इतने कुत्ते सब वहां इकट्ठा हैं, जिसके बाद ये भेद खुल गया। लाश कहां दफनाई गई थी? थरवई थाना के लखरावा गांव में। रहने वाला कहां था? ये भी थरवई थाना क्षेत्र के ही कुसुंगुर गांव का रहने वाला था दीपक उर्फ हर्षवर्धन। अब कैसे इनकी प्रेम कहानी बढ़ी उसके बारे में बात करते हैं। बताते हैं कि आरोपी हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक, जिसकी उम्र करीब 26 साल है, ये थरवई के
कुसुमगुर गांव का रहने वाला है और सेना में माफ करना, हमारा नेट थोड़ा सा वो हो रहा है, हाँ फुल कर देता हूं। सेना में ये जो है ये नायक है। एक मिनट मुझे भी दीजिए, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लूं। तो सेना में ये नायक है और इसका बताते हैं कि जो साक्षी के मामा है इनका घर जो है वो ये जो दीपक है इसके घर के पास में ही है और इसकी जो कहें बातचीत जो थी वो इसके साक्षी के मामा के साथ होती रहती थी। अब साक्षी के मामा से जब बातचीत होती थी तो जाहिर सी बात है साक्षी का घर आना जाना भी लगा रहता होता था। इसी दौरान जो दीपक है वो बताता है कि साक्षी के साथ उसकी बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई और ये बातचीत तब आगे जब बढ़ती है जब इनकी दोस्ती जो है इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। करीब 6 महीने पहले इनकी दोस्ती जो है इंस्टाग्राम के जरिए दीपक ने बताया कि हुआ। साक्षी के मामा जो है चूंकि ये भी सेना में था, दौड़ लगाता रहता था और जो इसके मामा थे, मेरा भाई जो था वो भी मैदान में दौड़ने आता था। इस दौरान उनकी दोस्ती होती है। दोस्ती के दौरान जो है नीलम जी गुड नून, कैसे हैं आप? तो दोस्ती दौरान इनका अच्छा खासा, चूंकि वो सेना की तैयारी कर रहा था, ये सेना में था, दोस्ती हुई और इस दौरान ही इसके जो नजर है साक्षी के साथ मिलती है। वहां पर उतनी गहरी दोस्ती नहीं होती, लेकिन करीब 8 महीने पहले जून 2025 में इनकी इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे जो है खूब बढ़ती है। जो इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत होती है वो धीरे धीरे जो है फोन नंबर एक दूसरे के लेते हैं, फोन पर बातचीत शुरू होती है और दोनों में प्रेम संबंध होता है। उसके बाद ये लोग जो है प्रयागराज में पहली बार इनकी मुलाकात भी होती है और ये रेस्टोरेंट जाना ये सब शुरू हो जाता है। अब जो साक्षी है वो बनकट इस्माइलगंज सोराव की रहने वाली थी। ये 2022 में शहर के कैंट में अपने फूफा के घर रहने आ जाती है और यहीं से पढ़ाई करना शुरू करती है। GGIC कटरा में इंटर की ये छात्रा थी। इंस्टाग्राम से दोनों संपर्क में है। छात्रा कैंट में अपने फूफा के साथ घर में रहकर पढ़ाई करती थी और जब भी इनको समय मिलता तो ये दोनों मुलाकात करते और जब ये छुट्टी पे आते तब इनकी मतलब दीपक और साक्षी की मुलाकात होती है। धीरे धीरे इनके बीच, मतलब अभी कोई ऐसा नहीं कि बहुत गहरा या साल 2 साल पहले इनका रिश्ता था, 6 महीने ही इनकी प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुए थे। यानी जून में इनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ही इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग तो चल रहा था, लेकिन जो दीपक था उसके मन में बस प्रेम प्रसंग तक ही मामला चलाने का था। उसको शादी करना नहीं था कि हमको साक्षी से शादी करना है। वो बस वही प्यार मौज मस्ती वाला कहानी। लेकिन साक्षी चूंकि 17 साल की थी, ज्यादा उम्र थी नहीं, हो सकता है साक्षी सीरियस होगी, उसे लगा कि ये अच्छा लड़का है, आर्मी में नौकरी करता है, सरकारी नौकरी है, शादी हो जाती है तो हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। लिहाजा साक्षी सीरियस थी। लेकिन हर्षवर्धन चूंकि अब सरकारी नौकरी थी, जानते हैं सरकारी नौकरी वालों के भाव कुछ ज्यादा ही ऊपर होते, उनको होता कि भाई शादी करेंगे तो मोटा दहेज मिलेगा और बढ़िया अच्छे खासे उसमें घर में शादी होगी जहां खूब मान सम्मान और पैसा मिलेगा। लिहाजा शायद हर्षवर्धन के दिमाग में भी ऐसा कुछ हो। बताते 30 नवंबर को जो है इसी बीच में इनका प्यार प्रसंग चल रहा था, लेकिन 30 नवंबर की हर्षवर्धन उर्फ दीपक की जो है शादी तय हो जाती है। 30 नवंबर को बारात जानी थी, लेकिन इस बात की जानकारी कहते हैं कि हर्षवर्धन ने जो है साक्षी को नहीं बताई। लेकिन सोशल मीडिया और इधर उधर से साक्षी को इस बात की भनक लग गई कि दीपक की शादी कहीं और तय हो गई है और 30 तारीख को उसकी शादी है। जब इस बात की भनक साक्षी को लगी तो साक्षी ने सीधे सीधे एक तरह से कहें कि दीपक को वार्न किया कि तुम अगर किसी और से शादी करोगे, धमकी दे दी कि तुमने अगर किसी और से शादी करने के बारे में सोचा तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दूंगी और तुम पर यह आरोप लगाऊंगी कि तुमने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ गलत वलत कुछ किया। इस तरह के दीपक का कहना था कि उसने मुझे धमकी दी थी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं साक्षी से शादी करना नहीं चाहता था और साक्षी जो है वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब से शादी तय हुई थी, मतलब करीब 1 महीने पहले, तब से ही मैंने साक्षी से किनारा करना शुरू कर दिया था। लेकिन साक्षी मतलब मेरे पीछे पड़ चुकी थी, वो बार बार मुझे फोन करती और मुझसे बात करने को वो करती।
अब मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं आखिर साक्षी से अपना पीछा छुड़ाऊं तो छुड़ाऊं कैसे, ये वाली कहानी थी। पूछताछ में जो दीपक ने ये बताया, फौजी दीपक ने बताया कि 9 नंबर को पीछा छोड़ने वाली है नहीं। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं कुछ इस तरह से प्लान बनाऊं कि रस्सी भी जल जाए और लाठी भी ना टूटे वाली कहानी, कि साक्षी भी मेरी जिंदगी से हट जाए और किसी को इस बात की भनक ना लगे और फिर मैं आराम से अपनी शादी कहीं और कर सकूं जहां मैं करना चाहता हूं। ये उसका पूरा प्लान था। लिहाजा 9 तारीख को उसने साक्षी से एक बार फिर से फोन पर बातचीत की कि क्या करना है, कैसे करना है। एक बार फिर से उसने समझाने की बता, साक्षी जो है फिर से उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। साक्षी इस जिद पर अड़ी थी कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लिहाजा जो वो है दीपक था वो छुट्टी पर आया था, क्योंकि 30 तारीख को शादी थी। लिहाजा उसने एक तरीके से कहें अपने घर पे ये प्लान बनाया था कि हम छुट्टी पे आएंगे और छुट्टी के बाद फिर देखते हैं क्या है। छुट्टी पे आ गया। 9 तारीख को साक्षी को फोन किया, साक्षी समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी को सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद उसने कहा चलो ठीक है, अच्छा। जब उसके अलावा कुछ नहीं मानने के तैयार में भी उसकी व्हाट्सएप पर बातें हुई और 10 नवंबर को दीपक ने साक्षी से कहा ऐसा करते हैं कि तुम 10 को हमसे मिलना और हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे और फिर मैं तुम्हें कहीं दूर लेकर अपने साथ चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं। तय प्लान के मुताबिक घटना वाले दिन यानी 10 नवंबर को जो साक्षी थी सुबह 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली। इस दौरान उसने अपनी बैग में सिंदूर की डिब्बी रख ली थी। उसका कहना था कि तुम हमारी मांग में सिंदूर भरना और मंदिर में, और इसलिए मैं सिंदूर लेके आऊंगा। रास्ते में बालन चौराहे के पास जो है दीपक उसे मिला और उसने साक्षी को अपनी बाइक पर बिठा लिया और अपने साथ ले गया। दिन भर वो उसे कंपनी गार्डन में घुमाता रहा। शाम को 5 बजे करीब उसे साक्षी को लेकर ये दीपक जो है थरवई में लखरावा गांव में एक बाग के पास ले गया, जहां ये बाग काफी सुनसान था, यहां कोई जल्दी आता जाता नहीं था। यहीं पर पहले उसने बातचीत में साक्षी को उलझाए रखा। इस दौरान जब साक्षी का ध्यान थोड़ा सा बटा तो इसने मौका पाकर पहले उसका जो दुपट्टा उसके गले में था उसी दुपट्टे से उसका गला कसकर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। और इसके बाद कि कहीं कोई बचने की संभावना न रहे, ऐसा तो नहीं कि हमने गला कसा हो और उसकी वजह से इसकी सिर्फ कह दे कि सांसें थम गई हो, बेहोश हो गई हो, मरी ना हो। लिहाजा इस बात को कंफर्म करने के लिए कि साक्षी मर चुकी है, इसने चाकू से, जो इसने एक दिन पहले ही खरीदा था, उस चाकू से साक्षी की गर्दन पर 8 बार वार किए ताकि उसकी सांस नली पूरी तरीके से कट जाए और उसके बचने की संभावना ना के बराबर है। जब इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया, इसके बाद इस जो बाग है, इस बाग के पास ही एक मंदिर है। इस मंदिर के पास एक फावड़ा रखा था, उस फावड़े को उठाकर लाता है, मिट्टी खोदता है और उस मिट्टी में जल्दी जल्दी जो है साक्षी की लाश को दफन करके फिर वो फरार हो जाता है। दीपक ने बताया कि मैंने एक दिन पहले इस घटना की प्लानिंग कर ली थी। 9 नवंबर को मैंने छुट्टी पर आने के बाद चाकू खरीद लिया था। घटना वाले दिन जो है साक्षी सिंदूर की डिबिया लेकर आई थी। उसकी जिद कर रही थी कि मैं उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी करूं। प्रेमिका मेरे माँ बाप से मिलने की, मतलब जो साक्षी थी उसका मतलब था कि तुम मेरे मांग में सिंदूर भरोगे, उसके बाद मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलने चलूंगी। मतलब इस जिद पे अड़ी थी कि सिंदूर लगाना और फिर हम तुम्हारे माँ बाप से मिलने चलेंगे। पूछताछ में दीपक ने यह भी बताया कि मुझे 2018 में सेना में नौकरी मिली थी। उधर जांच में यह सामने आया कि इससे पहले भी एक शादी में चोरी के मामले में दीपक का नाम आया था, लेकिन इस मामले में उसके ऊपर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। इस मामले में डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि आरोपी ने घटना के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की। उसके पास छात्रा के इंस्टाग्राम, मतलब साक्षी के इंस्टाग्राम अकाउंट का लॉगिन आईडी थी और पासवर्ड था। इसके सहारे उसने सारे चैट जो थे इंस्टाग्राम पर जो होते थे, सोशल मीडिया पर होते थे, उन्हें डिलीट कर दिया। इसके साथ ही उसने ब्राउजर हिस्ट्री, यानी कब क्या किसने साक्षी ने सर्च किया, उसको भी डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो डिलीट कर नहीं पाया। ब्राउजर हिस्ट्री चेक करने पर पता चला कि उसने घटना के बाद इंटरनेट पर यह सर्च भी किया था कि मोबाइल की चैट कैसे डिलीट करें। यह भी बताया कि छात्रा के ईमेल आईडी और पासवर्ड भी उसके पास थे। इसके जरिए उसने
छात्रा के मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया था, यानी सब कुछ उड़ा दिया था। पूछताछ में दीपक ने भी बताया कि घटनास्थल उसके घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। वो उस जगह को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसे पता था कि यहाँ पर जल्दी कोई आता जाता है नहीं और यहाँ पर हत्या करके लाश को छुपाना बेहद आसान रहेगा और किसी को इस बारे में भनक नहीं लगेगा। प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन गलती बस जल्दबाजी में ये हो गई कि जो साक्षी था उसका हाथ बाहर रह गया और कुत्तों को उस लाश की खुशबू मिल गई, जिसके बाद वो वहां पहुंचे। तब लोगों का ध्यान, जो मंदिर आते जाते लोग थे, उनका ध्यान दिखा कि कुत्ते कुछ ज्यादा इधर भौंक रहे हैं। तब उनका ध्यान उस लाश की तरफ गया और उसके बाद फिर हत्या की कड़ियां सुलझती चली गई और पुलिस ने हत्यारे हर्षवर्धन उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। 15 तारीख को थाना थरवई के अंतर्गत लखरावा गांव के पास एक बाग में एक लड़की की बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान जब कराई गई तो संबंध में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में 10 नवंबर को कैंट थाना के अंतर्गत एक लड़की की अपहरण के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था और जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान उसी जो लड़की का अपहरण हुआ था उसी के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना कैंट पे जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इसके पोस्टमार्टम के बाद उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया गया और इस घटना के बारे में जब छानबीन की गई, इसमें सिटी की एसओजी और गंगानगर जोन की एसओजी तथा दोनों कैंट और थरवई थाने की टीम इसमें अनावरण हेतु लगी और इसमें यह संज्ञान में आया कि जो लड़की थी उसका एक बैग था जो कि घटनास्थल के पास मिला था, जहाँ पे एक किताब के अंदर एक संदिग्ध का नाम और नंबर था। इस पे जब डेवलप किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। इसके संबंध में 17 तारीख को दीपक पुत्र रणधीर निवासी कुसुंगर को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इसमें पूछताछ में बताया कि उक्त जो लड़की थी उससे इसका बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी और पूर्व से परिचय था और इनके बीच में प्रेम संबंध था और ये जो लड़की जिसके इंस्टाग्राम के थ्रू बात होती थी, ये उसको शादी के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही थी। जबकि 30 नवंबर को दीपक की शादी गांव में कहीं और तय हो गई थी, तो इसी हुए उसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और मोटरसाइकिल पे उसको बिठाकर लेकर गया और जो लखरावा के बाग में ले जाकर गला पे वार करके उसकी हत्या की और वहां पे बॉडी दबा दी, जो कि 15 तारीख को बाद में पुलिस को मिली, जिससे पूरी घटना का अनावरण हुआ और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है और पूर्ण इसकी इस संबंध में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण कर इसमें कठोर सजा दिलाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दीपक क्या करता है और कब से संपर्क में आया? दीपक जो सेना में कार्यरत है, जो कि नायक के पद पे अभी वर्तमान में नियुक्त है। लड़की भी जो अपने जो फूफा है उनके साथ कैंट क्षेत्र में रहती थी और उसका जो अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो सेना के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इसी प्रकार से इनका आपस में मेलजोल आगे बढ़ा था। इस संबंध में सीसीटीवी भी काफी गहनता से देखे गए थे, जिसमें मोटरसाइकिल पे इसको बैठाते हुए सीसीटीवी में भी नजर आया है। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर दिया है, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साक्षी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इसमें तमाम तरह के सवाल अभी भी लोगों के जहन में है। एक तो दीपक ने अकेले ही कैसे उसकी हत्या की, फिर उसकी लाश को वहीं छोड़ा, फावड़ा उठाने गया, गड्ढा खोदा, खड्डा, एक लड़की को दफनाने के लिए कम से कम उसके बराबर कद का गड्ढा तो खोदना ही पड़ेगा, फिर उसकी लाश को दफनाता है और फरार हो जाता है। क्या कोई भी उस दौरान वहां से नहीं गुजरा? क्या वाकई में वो इतना सुनसान एरिया है कि वहां से कोई गुजरता ही नहीं? ये बड़ी बात है। इसके अलावा दीपक ने जिस तरह से सीधे सीधे सारा मामला जो है साक्षी पर डाल दिया कि साक्षी को हमने समझाने की कोशिश की कि मेरी शादी कहीं और तय हो गई है और अब मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूं और उससे संबंध नहीं रखना चाहता हूं।
लेकिन साक्षी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मुझे धमकी दे दी कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी और फिर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगी। इस बात से मैं घबरा गया और मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था। 30 तारीख को मेरी शादी थी, लिहाजा मुझे डर था कि कहीं साक्षी कोई बवाल ना कर दे जिससे मैं बुरा फंस जाऊं। इसीलिए मैंने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। तो हम तो बस यही करेंगे। अब ये मेरा विचार है, इससे कोई लेना देना नहीं किसी का। मेरा ये विचार है कि भाई जब आपको इतना ही अपने माँ बाप की मर्जी से चलना था, इतना ही आपको ये था कि मैं अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगा, तो आपको प्यार करने का जरूरत क्या थी? क्यों आपने उस लड़की को आश्वासन दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? ठीक, आपको लगता है कि आप जो चाहोगे वैसा होगा। जब आपका मन आएगा आप प्यार करोगे, जब आपका मन आएगा कि आप कहोगे नहीं भैया अब हमको रिश्ता नहीं रखना है, वो मान जाएगी। जब आप प्यार की शुरुआत करते हैं तो पहला कदम आप उठाते हैं, वहां तक आपकी मर्जी चलती है। जब दूसरा भी उस रिश्ते में शामिल हो गया तो अब दोनों की मर्जी चलती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने चाहते थे प्यार, वो हमसे करने लगे और उसने प्यार करने लगी, तो अब आप चाह रहे हो कि अब वो मुझसे प्यार ना करे और वो कहे ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी, तुम तो भगवान हो, जो तुम चाहोगे वही होगा। ऐसा नहीं होता है। आपने शुरुआत की, शुरुआत आपके पक्ष में थी। आपको अगर इतना ही वो था कि आप अपने माँ बाप की मर्जी से ही शादी करेंगे, किसी लव मैरिज नहीं कर सकते क्योंकि आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको ये करना ही नहीं चाहिए था। अपनी नौकरी पर ध्यान देते, जहां घर वाले शादी करते उससे शादी करते, उसके साथ हंसी खुशी रहते। तब तो आपको गर्लफ्रेंड चाहिए थी, तब तो आपको प्रेमिका चाहिए थे जिससे आप फोन पर प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर सके। आपका दिन नहीं लगता था उससे बात किए बिना। आप सीमा पर वहां पर ड्यूटी पर तैनात होते थे पटियाला में और वहां से फोन पर इससे प्यारी प्यारी बातें करते थे, तब तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन शादी की जब बात आई तब आपका पसीने छूट गए, क्योंकि आपको तो अच्छा खासा भाई ऐसे शादी होगी सरकारी नौकरी के नाम पर अच्छा खासा उसका वो मिलता फल, और साक्षी से क्या करने मिलता? कुछ नहीं भाई। साक्षी तो आपने प्यार किया था, तो प्यार करने में तो पैसा दहेज और सामान ये सब जो होता नहीं, वहां पर तो सिर्फ प्यार और लड़की मिलती। तो ऐसा तो आप चाह नहीं रहे होगे। आपका लगा होगा कि यार जब तक चल रहा है चलेगा, आराम से हंसी खुशी टाइम पास हो रहा है, होने दो। लेकिन आपको नहीं पता था कि आपके हिसाब से टाइम पास हो रहा है, लेकिन दूसरी तो सीरियस है इस मामले में। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब आपने अपनी तरफ से उससे पहल की, आपने उससे पूछा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, जब वो आपके साथ शामिल होगी तो वो फिर दोबारा क्यों आपकी मर्जी मानेगी कि नहीं अब तुम मुझसे नहीं बात करो, मेरी कहीं शादी, तो वो कहेगी नहीं कि ऐसा क्या मजाक समझ रखा है? जाहिर सी बात है वो धमकी देगी कि हाँ अगर तुम कहीं और शादी हो तो मैं इसके खिलाफ शिकायत में करूंगी। भाई तुमने इस तरह से मेरा किया, मेरे पास सबूत है, तुम्हारी चैट वेट बातचीत की। तो इस चक्कर में जो है दीपक साहब फंस गए। प्यार के मजे भी चाहिए थे, गर्लफ्रेंड भी चाहिए थी, प्रेमिका भी चाहिए थी, लेकिन शादी जो है वो ऐसी जगह चाहिए थी जहां से घर वाले खुश हो जाए और घर वालों की मर्जी हो और अच्छा खासा सब कुछ मान सम्मान ससुराल मिले। प्रेम लव मैरिज में तो ऐसा होता नहीं। लव मैरिज करते तो बस लड़की लड़की मिलती और प्यार कितने दिन तक टिकता, ये तो 6 महीने में ही इनका मामला टाटा फिक्स होने लगा था। तो भाई अगर आपको लव मैरिज नहीं करनी तो प्यार में पड़ो ही क्यों? आपको पता है ना आज का जमाना ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते जाओ वो होता जाए। भाई पहले आपकी मर्जी थी, बाद में आप लड़की ने मर्जी मना कर दिया कि भाई हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कैसे तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी? जब तुम चाहो हमको प्यार का इजहार करो, फिर जब चाहो तो कह दो हम तुमको प्यार नहीं करते। और तुम्हारी बात वो माने या ना माने ये तो उसके ऊपर था। तुमने उसकी हत्या की, उसको घर ज्यादा होता तो घर वालों को बताते भाई ऐसा ऐसा मामला है, बताइए क्या करें। अगर तुमको अपनी मान सम्मान इज्जत की इतनी चिंता थी तो तुमको अपने घर में बताना चाहिए था भाई ऐसा है कि हम एक लड़की से प्यार करते थे, अब हम आपकी मर्जी की इज्जत करते हैं, लेकिन हम क्या करें कि वो लड़की तैयार नहीं है। लड़की कह रही कि हम अगर तुम किसी और शादी करोगे तो हम शिकायत कर देंगे पुलिस में। तो अगर घर वाले खुद समझदार होते तो कुछ ना कुछ रास्ता बताते या तो आपको ही घर से बाहर निकाल देते। दूसरी बात, साक्षी को भी ये समझना चाहिए था कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर आप साक्षी दीपक पर दबाव बनाकर शादी उससे कर भी लेते तो शादी ज्यादा दिन ना चलती। इसका अंत इसी तरह से होता, या तो साक्षी दीपक आपको मार डालता बाद में या आप उसे मार डालते, क्योंकि जब प्यार नहीं है मजबूरी में कोई शादी करेगा तो वो शादी को निभाएगा नहीं,
वो बस उस शादी को ढोएगा। और जब कोई किसी ऊपर ढोता है तो ज़्यादा दिन नहीं ढो पाता, एक न दिन उसको झिटक देता है, क्योंकि उसको भी दर्द होने लगता है। तो साक्षी को भी समझना चाहिए कि भाई प्यार अलग है, शादी अलग है। शादी दबाव में नहीं की सकती कि आपने धमकी दे रहे हो कि ऐसा है हमसे शादी करो नहीं तो तुमको वो कर देंगे। तो भले मजबूरी में आकर एक बार शादी कर भी लेता, लेकिन होता अंजाम यही, शादी के बाद भी वो किसी न किसी बहाने से आपको मार डालने की कोशिश करता, क्योंकि आप उसके लिए अब प्रेमिका नहीं रह गई थी, उसके लिए बोझ हो गई थी, क्योंकि वो आपसे छुटकारा चाहता था। भले ही आपकी धमकी की वजह से, आपकी डर की वजह से वो आपसे अच्छे से बात कर रहा हो, लेकिन असल में उसका दिल आपके लिए कतई था ही नहीं। तो साक्षी को भी समझना चाहिए था। अगर साक्षी ये समझ जाती कि जब कोई मुझसे दूर जाना चाहता है तो वो कभी मेरा बन के रह ही नहीं सकता, धमकी देकर या किसी को डराकर आप अपने बस में कभी नहीं ले सकते। एक न एक दिन वो भागेगा, और जब भागेगा तो उसके लिए वो अपने किसी भी हद तक जाएगा। और देखो इसमें यही हुआ। दीपक को आपने सोचा कि आप डरा दोगे, धमका दोगे और दीपक मान लेगा, नहीं। उसने वो पीछा छुड़ाना चाहता था तो उसने पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन जब लगा बात से बात नहीं बनेगी तो फिर उसने पीछा छुड़ाने के लिए खौफनाक रास्ता अपना लिया। जहाँ पर भी यही हुआ। प्रेमी प्रेमिका जो आजकल के जिनको शौक लगा होता है कि लड़की किसी लड़की से बातचीत हो जाए ताकि रातों में बड़ा मज़ा आए, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने में, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू पानी पिया कि नहीं पिया, कोई हमसे पूछे तो तब तो बहुत अच्छा लगता है। जब वही प्रेमी या प्रेमिका आपकी गले की हड्डी बन जाता है कि आप चाहते हो कि हम यार अब घर वाले हमारे मान नहीं रहे, हम घर वालों को छोड़ नहीं सकते, तो हम शादी तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब प्रेमियों कहता है भैया ऐसा तो नहीं है, अब तो प्यार तो हो चुका है, अब तुम्हारी नहीं सिर्फ हमारी भी मर्जी, हम तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, और चाहे इसके बदले में या तो तुमको मार डाले या हम मर जाएंगे, फंसा के रहेंगे। तो फिर बेटा फंस जाओगे। प्यार करो तो पहले ये सोच लो कि क्या तुम उस प्यार को निभा पाओगे या नहीं। अगर नहीं निभा पाओगे और तुमको अपने माँ बाप की ही मर्जी से चलना है तो फिर इन सब लफड़ों में पड़ो नहीं। अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे अफसर बनो। अगर ये सब करना है तो फिर ये सोच लो कि घर वाले तो छूटेंगे ही छूटेंगे। इस चीज़ की तैयारी पहले से कर लो, क्योंकि घर वाले आपकी शादी के लिए राजी हो, ये परसेंटेज चांसेस अभी भी सिर्फ 50-50 वाले में ही है, 50% से भी कम है। बहुत कम ही घर वाले होते हैं जो लव मैरिज के लिए तैयार हो जाए। तो फिर जब आप प्यार में पड़ते हो तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि घर वाले छूटेंगे। अगर आप घर वालों को नहीं छोड़ना चाहते हो तो फिर इस चीज़ के लिए तैयार हो कि आपको इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। अच्छा, कुछ लोग कमेंट अगर आए हो तो हम पढ़ लेते हैं, देखते क्या है। राम भजन मौर्य जी कह रहे हैं कुछ, क्या है, राम भजन मौर्य कह रहे हैं बहुत बड़ा शातिर से काम किया, अकेले सब काम कर दिया। ठीक है। ज्योति यादव जी कह रहे हैं हेलो, कैसी हैं ज्योति यादव जी आप। तो हमारी राय तो यही थी भाई, दीपक जी को भी था, नौसेना में नौकरी थी, अच्छी खासी नौकरी थी। अगर आप लव मैरिज कर ही लेते तो क्या चला जाता, बढ़िया आराम से रहते। आपको तो सेना में क्वार्टर वाटर सब मिलता ही है, मतलब कमरा वमरा सब मिलता है, रहते आराम से बढ़िया, प्यार करते थे। अच्छा, अगर इतना ही माँ बाप की मर्जी शादी करनी थी तो ये सब में करने की जरूरत क्या थी। 6 महीने आपके प्रेम प्रसंग के हुए थे और 6 महीने के चक्कर में आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। 6 महीने प्यारी प्यारी बातों के चक्कर में आपकी नौकरी गई, घर परिवार वाले भी शर्मसार हो रहे होंगे कि कैसा लड़का है, बताओ एक बिटिया की हत्या कर दी, वो भी गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। जब इतनी चिंता थी तो ये सब पढ़ना नहीं चाहिए था। तब तो आपको चाहिए था कि कोई हो जो पूछे बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू ड्यूटी करके आए हो, थके तो नहीं हो, बाबू दवाई ली कि नहीं ली। अब जब बाबू आपकी वो की नहीं, अब तो हम ही आपका हाल चाल पूछेंगे, तब आपको लगा कि अब बाबू तो हड्डी बन गई गले की, ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, करे तो करे क्या। तो भैया सोचो विचारो। आप तो, वो तो 17 साल की थी, आपकी तो नौकरी लग चुकी थी, 26 साल की उम्र थी आपकी। आपको तो समझना चाहिए कि हम ये कदम उठा रहे हैं, कहीं अगर लड़की बाद में बैक ऑफ नहीं हुई कि जैसा हम सोच रहे हैं कि अभी हम प्यार करते हैं, बाद में जब कहीं शादी तय हो जाएगी तब इससे कह देंगे भैया राम राम बहन जी, हमको माफ़ करो, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, मेरे घर वाले राजी होंगे नहीं। तो आपने ये नहीं सोचा कि वो उस वक्त क्या मान जाएगी कि नहीं मान जाएगी। अगर आप 26 साल के थे तो आप सोच लेते, तो आप फिर ना करते कि हाँ यार हो सकता है ना मानी, हो सकता है उसने कह दिया कि ऐसा कि अब ये नहीं होगा, हम तुमको शादी करनी होगी तो हम इससे करनी होगी, तो समझ में आ जाता। लेकिन आपको भी लगा 25-26 साल हो रहे थे, आपकी भी
कहें जिंदगी में रंग कम पड़ रहे होंगे, तो आपको लगा कि एक लड़की जिंदगी में आएगी तो रंग भर जाएंगे, प्यार दिल जब कोई होता है ना प्यार में पड़ता है तो जवां हो जाता है, तो आपको भी लगा कि जवां हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, कोई प्यार से हमसे कोई बात करेगा। तो आदमी तो वैसे भी नौकरी बहुत कठिन होती है, पत्थर दिल आदमी बन जाता है, लेकिन जब प्यार से कोई बात करता है तो सबको अच्छा लगता है। तो इसी प्यार के चक्कर में दीपक जी फंस गए। बाद में इन्हें लगा कि यार घर वाले जहाँ शादी कर रहे हैं वहाँ से तो बहुत कुछ मिल रहा है, सरकारी नौकरी के नाम पर तो जानते हैं यहाँ 30-40 लाख, स्कॉर्पियो गाड़ी, ये सब तो बहुत कॉमन सी बात है। जिसकी सरकारी नौकरी है वो सब जानते हैं। इस पुलिस सिपाही जो लग जाता है, यूपी पुलिस में सिपाही जो होता है उसको कितना मिलता है, ये तो वो तो शायद नायक था, क्या, हाँ नायक पोस्ट पे था ये तो, नायक। अब वहाँ क्या होता है, अब हम आर्मी हम कुछ नहीं, लेकिन अच्छी खासी तनख्वाह थी, सरकारी नौकरी थी, केंद्रीय नौकरी वो भी, ठीक है, केंद्रीय कर्मचारी था, तब तो और डिमांड थी, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो शायद हो सकता हो कि एक्सयूवी मिल जाती दहेज में, इसके अलावा जो सोना चांदी वो मिलता वो सब अलग था। जब इन्हें लगा यार ये तो ज्यादा अच्छा सौदा है, यहाँ सिर्फ प्यार मिल रहा है, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, और हो सकता हो इनके बीच में क्या कैसा रिलेशन हो, तो जब लड़की होती तो बताती कि किस हद तक हमारा रिलेशन आगे चला गया था। लेकिन ये बात साफ है कि अगर इनको लड़की की धमकी से डर लग रहा है तो इनका रिलेशन काफी गहरा हो चुका था, क्योंकि अगर सिर्फ बातचीत होती रहती तो लड़का डरता नहीं कि हाँ, लड़की बातचीत के दम पर कोई लड़की किसी लड़के को धमका नहीं सकती जब तक फिजिकल वाला मामला ना हो जाए, कि सारी सीमाएं लांघ चुके हों, जहां पर लड़का अब जान गया वो, मतलब हो जाए कि नहीं भाई अब हम पीछे नहीं हट सकते, अगर करेंगे तो लड़की फिर हमें फंसा देगी, तो वहां पर मामला फंस सकता है। तो इनकी मतलब जो प्यार की सीमा क्या थी, वो कहाँ तक पहुंचे थे, ये चीज बहुत डिपेंड करती है। लेकिन जिस तरह से इनका कहना है कि लड़की हमें धमका रही थी फंसा देने की, तो उससे लगता है कि ये सारी सीमाएं भूल चुके थे, अब इनको सीमाएं याद आ रही थी। दरअसल आपकी इस खबर पर क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ज्योति शर्मा जी कह रहे हैं स्कूल कंप्लीट होते ही जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन करे तो उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए शादी और अफेयर्स कम प्यार, जिससे बच्चों को पता चले एक्चुअल में किस सिचुएशन में पढ़ने से बच्चे हाँ, ये बहुत ज्योति शर्मा जी बहुत सही बात बोली। हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चे देख तो आजकल 15-16 साल के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, विदेशों में भी होता है 15-16 साल के बच्चे अफेयर वगैरह करते हैं, अफेयर होते भी, लेकिन आपको फिर उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हाँ हम अफेयर कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। आप सोचोगे नहीं तो बुरा फंसोगे। नींव मजबूत हो वरना अंधे अंदर टीजर ऐसे होते हैं। अब देखो ना, यहाँ पर यही हुआ, प्यार था, अब ये अलग अपनी रास्ता पकड़ना चाहते थे, वो नहीं, वो उसी रास्ते पर चलना चाहती है। उसको ये था कि नहीं तुमको शादी करनी होगी तो हम से करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो हम ऐसा करेंगे। इनका जो दीपक का कहना है, ये चाहते थे 30 तारीख को उनकी शादी तय थी, 30 नवंबर को इनकी बारात जानी थी। ये पीछा छुड़ाना चाहते थे कि अब हम तुमसे नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन वो तैयार नहीं थी। अब इनके पास लगा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, शादी की तारीख नजदीक आती जा रही, अगर ऐसे में कुछ बवाल हुआ तो शादी टूट जाएगी और फिर परिवार में बदनामी होगी। लिहाजा फिर इसको कुछ और नहीं लगा तो इसने ये खौफनाक कदम उठाया, जिसकी वजह से 2 परिवार आज रो रहे हैं। एक परिवार साक्षी का है जिसको अपनी बेटी का गम है, दूसरा परिवार दीपक के परिवार के लोग हैं जिनको अपने बेटे पर नाज था कि उनका बेटा सेना में नौकरी करता है, और अब इस तरह के कांड के बाद उनको काफी दुख झेलना पड़ रहा होगा। उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनके बेटे ने, एक समझदार बेटे ने जो अपनी मेहनत की बल पर इस सेना में नौकरी पाई, और अब उसने इतना बेवकूफाना कदम उठा कैसे लिया। तो उनके घर वाले वहां यहीं पर जिंदगी में 2 बर्बाद हुई, साक्षी की जिंदगी खत्म ही हो गई, और खुद की दीपक हर्षवर्धन जिन्होंने सोचा था, जिन्होंने ये सोच भी लिया कि किसी की हम हत्या कर देंगे उसके बाद हम फंसेंगे नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है। अगर वो ये सोच लेता, कम से कम यही सोच लेता कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को मार डालेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर हम पकड़ गए तब क्या होगा, हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। अब वही नरक है इनकी जिंदगी, भुगते।
चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। साथ ही कुछ लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने आर्थिक तौर पर मदद हमें की। इनमें से हैं नितिन जी जिन्होंने 130 रुपए की आर्थिक मदद की। इसके अलावा एक भाई साहब हैं विशाल जी जिन्होंने 3000 रुपए हमें आर्थिक तौर पर भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी हमारी मदद करते रहें ताकि हम चैनल को और अच्छे से आगे बढ़ाते रहें। गौरव कपूर जी ने भी 210 रुपए हमें भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी इन सभी भाइयों की तरह हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कोई संदेश भी भेजना चाहें तो हमें इस नंबर पर अपना संदेश भेजेंगे तो हम उस संदेश को जरूर से जरूर पढ़ेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। एक खबर अब से थोड़ी देर बाद लाने वाला हूं जहां पर बहू की चाहत में एक पिता हैवान बन गया और उसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारा। क्या है ये अवैध संबंधों की कहानी, अब से थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।